एनी रिग्रेट इन लाइफ? जब रिटायरमेंट ली थी, अच्छा। जब वालिद साहब हयात थे उस टाइम पे, हाँ। तो जब वो सुबह नमाज के बाद पार्क पे जाते थे, उनके दोस्त जब उन्हें मिलते थे ना कि यार तुम्हारे बेटे ने रिटायरमेंट ले ली, नहीं लेनी चाहिए थी, तो मैं जब उन्हें देखता था ना तो मुझे फील होता था कि यार मेरे वालिद साहब बड़े डिसहार्ट हुए हैं, अफसरदा है। हाँ। लेकिन बोल नहीं पाया कभी उन्हें, लेकिन वो चीज़ सोचता, अब भी सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है कि वो एक बैड डिसीजन था। और जहाँ तक मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, पॉलिटिक्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वो क्योंकि आपको पता है आजकल हालात ऐसे हैं, बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन अपने मुल्क के लिए ही रिटायरमेंट ली थी कि मुल्क का नाम ख़राब ना हो। मगर आपको लगता है कि भी आप कितने साल और खेल सकते थे? मैं इस चीज़ पे जाते नहीं, जो फैसला करा था चाहे वो गलत था सही था, अगर वालिद के हिसाब से जो अभी बात बोली मैंने तो वो गलत फैसला था, लेकिन हम उस पर कायम रहे, मैं भी कायम रहा और राशिद भी कायम रहा। और वो फैसला ऐसा था जिससे हमारे क्रिकेट बोर्ड की आंखें खुली थी कि ये क्या चीज़ हो रही है, मुल्क की बदनामी हो रही है, उस वजह से वो। लेकिन आपका और राशिद साहब का और आपका खासतौर पे कहना है कि आपने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी और वक्त से पहले रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट भी ली, उसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ। हाँ, आप लोगों को लेकिन नुकसान हुआ? कोई ऐसा नुकसान नहीं है, मतलब राशिद तो खेला बाद में, मैं इसलिए नहीं खेला कि मेरा दिल ही नहीं चाहता था, मैं क्रिकेट से बिल्कुल ही अलग हो गया। ये वो सच्चाई है जो बहुत कम बात करता हूँ। लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि आपने जल्दी छोड़ दिया, मैंने नहीं, सही छोड़ दिया। मगर आपको इस बात का रंज ज़रूर है कि आपके वालिद को अफसोस? वालिद साहब का 100%। ये तो मैंने राशिद को भी बोला था, यार पापा को बहुत अफसोस होता है, पापा को बहुत अफसोस होता है। ऐसा क्या वो मोमेंट था जिस पे इतना दिल टूट गया? क्योंकि पैशन था आपका, आपकी मोहब्बत थी क्रिकेट। ये बात नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ उस मुल्क की इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। जब पाकिस्तान टीम हारती है तो मेरे आंसू आते हैं। लोग बोलते हैं अब तो आदत सी हो गई है। आप ये देखें ना, इंडिया से हमारा जब भी मैच होता है हम हारते हैं। कितना मुश्किल टाइम होता होगा। हमारे टाइम पे 5 मैच हुए इंडिया से, 4 हम जीते, 1 इंडिया जीते। तो हम तो उसी तरह सोचते ना कि यार हरा देंगे। लेकिन अब इंडिया ने वो हाल करा हुआ जो हमने 90s में उनके साथ करा था, जीतने नहीं देते थे शारजाह में, वो हाल अब हमारा हुआ कि 119 रन भी हमसे चेज नहीं होते। 119 रन 20-20 ओवर की क्रिकेट में, क्रिकेट हमारी यहाँ से यहाँ ऐसे चलेगी। ये बासित भाई वक्ती लगती है आपको या एक आपको लगता है काफ़ी? देखें जी, सच ये है कि पहले जो प्लेयर्स खेलते थे उन्हें स्टार से मोहब्बत थी, पाकिस्तान के झंडे से मोहब्बत थी। अनफॉर्चुनेटली आजकल के जो बच्चे खेल रहे हैं इन्हें पैसे से मोहब्बत है। पहले जीतो तो यार, मुल्क का झंडा तो ऊपर करो। वो अपना अरशद नदीम जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो वाले, कैसा झंडा उसने ऊपर करा, तो उसे देख के कुछ सीखे। ये सबसे बड़ा अलमिया है। और आप देखें, आप सही कह रहे हैं, लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। हम चूँकि सहाफ़त से और शेर व अदब से जुड़े, तो अरशद साहब के जब हमें पता था कि अरशद साहब ने जाना है 2-3 महीने बाद ओलंपिक्स में, तो हमने उनको 2-3 महीने पहले यहाँ रिक्वेस्ट की थी और इनवाइट किया था ताकि हम अपने इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर सकें। जो हमसे हो सकता था हमने किया था। और उसकी एक नतीजा ये हुआ कि आप इत्तेफाक देखिए कि जब वो जीते हैं तो उनका वाहिद इंटरव्यू जो दस्तयाब था वो हमारे पास था। तो वो मैं आपको इस तरह बताता हूँ, मुझे जेवलिन थ्रो का बिल्कुल नहीं पता। मैं टीवी नहीं देखता, मैं सिर्फ क्रिकेट का मैच हो तो देखता हूँ। उस दिन मैं उठा हुआ था, 1 बजे का टाइम था, और मुझे लॉस के बारे में नहीं पता था। मैं देख रहा था 93 में, जब उन्होंने 93 यार्ड्स का जब फेंका और जब वो जीते ना, मेरे आंसू आ गए थे। मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन पाकिस्तान की प्राइड है वो। वाह, ये उनके लिए भी और आपके लिए भी और आपके इस
जज्बे के लिए भी और हर उस पाकिस्तानी के लिए भी, शायद हम सब के लिए, जो पाकिस्तान का झंडा जब ऊपर जाता है, आंसू निकल पाकिस्तान आते का हैं। जब कौमी तराना बजता है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बासित अली के आंसू ना आए। बस लोग बोलते हैं ना, मतलब तकलीफ दह बात है, 14 अगस्त वाले दिन झंडा लगाते हैं अपने घर में सब, एक दिन के पाकिस्तानी बनते हैं। कितने दिन के? एक दिन के। और बासित अली के दिल में 365 दिन पाकिस्तान का झंडा रहता है। दिखाने से कुछ नहीं होता, इधर रखो इधर। सबसे यादगार लम्हा आपकी ज़िंदगी का? लोग बोलते हैं जी जब मैं टेस्ट प्लेयर बना, पहली दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करा, नहीं, वो मेरे नसीब में लिखा हुआ था अल्लाह ताला ने। बाज़ बातें ऐसी नहीं बोल पाऊँगा, मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँगा कि अल्लाह ताला ने बोला है कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। तो बाज़ बातें ऐसी हैं कि बहुत खुशी के दिन भी आए इन कामों में, लेकिन वो बोल नहीं पाऊँगा। ठीक है, ये बताइए सबसे तल्ख तरीन याद ज़िंदगी की? आज से 3 साल पहले वालदा हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने बोला वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो बड़ी भाभी ने मना करा नहीं, क्योंकि एज ऐसी है कि वेंटिलेटर पे नहीं डालें। तो हमने मना करा। अगले दिन वो डॉक्टर्स आए कि जी आखिरी टाइम आ गया, आप लोग घर लेके जाना चाहें तो घर ले जाएं और इधर रखना चाहें तो रखना। तो मैंने डॉक्टर को यूँ देखा, मैंने बोला यार आप होते कौन हो, आप होते कौन हो? मैं सीधा नीचे गया, जो चीज़ मुझसे हुई मैंने सदका करा और मैं 2 नफिल नमाज पढ़कर वापस आया तो अम्मी बेड पे बैठी हुई थी, जिनके लिए ये बोला जा रहा था कि आप दुआ कर लें, सूरह यासीन पढ़ लें, और अम्मी बेड पे बैठी हुई थी। और अम्मी ने मुझे देखा, तोतले कहाँ गया था? मेरे आंसू आ गए। मैंने अम्मी मैं नमाज अदा करने गया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इससे अच्छा टाइम मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में नहीं आया। और मैंने उस टाइम पे अम्मी की तस्वीर खींची थी, वो तस्वीर आज तक है मेरे पास, जो मैं सुबह उठकर देखता हूँ। उस रात या उस शाम जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, आपको याद है आपका आखिरी मुकालमा क्या हुआ या आखिरी नक्श जो मैं आपको इस तरह बताता हूँ, उस रमज़ान के दिन थे और मैं जब वापस जा रहा था होटल, सहरी से पहले बेचैनी सी हो रही थी, कभी ऐसी बेचैनी नहीं हुई। तो मैंने नमाज अदा करी। एक तरीका होता है कि हर इंसान का अपना तरीका होता है, फिर भी मुझे बेचैनी। और आपका कहना है ऐसी बेचैनी आपने उससे पहले कभी भी नहीं, कभी नहीं कभी भी नहीं। रोज़ा रखा, उसके बाद मेरी आदत है मैं अशराक भी पढ़ता हूँ। ठीक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नमाज पढ़ी, नींद नहीं आ रही। तो मैंने बोला ये क्या मसला है यार, सुबह से ये मसला है। और मैं वापस हॉस्पिटल बैठा रहा, डॉक्टर से पूछा कि कैसी सिचुएशन है? जी वैसे ही है, बेहतरी की तरफ नहीं है। पास बैठ गया, सूरह यासीन पढ़ता रहा। अम्मी का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था ना, और बातें कर रहा था अम्मी से, तोतला आया हुआ है इस तरह का। मुझे पता चला वो सुन सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। और तीसरी दफ़ा सूरह यासीन पढ़ रहा था तो अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि अम्मी की उंगली जो है ना हाथ से स्लिप हुई है मेरे। मैं एकदम चौंका। मैंने देखा तो वो अपना जो ब्लड प्रेशर और जो मशीनें लगी वो सही चल रही थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हुई। मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने नहीं सही है, बिल्कुल सही है, जैसी है सिचुएशन। तो मैंने मुझे फील हुआ कि अम्मी का हाथ ना मुझसे चला गया है। तो उन्होंने आप बाहर जाइए। और जब वो डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने नहीं, आपको आइडिया सही है, आपकी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। मशीनें कुछ कह रही थी, मगर आपको जो अंदाज़ा हुआ वो दुरुस्त हाँ, था। मेरी माँ का हाथ इस तरह उंगली स्लिप हुई थी, बस वो बयान नहीं कर सकता वो टाइम।
अभी भी अम्मी ख्वाब में आती हैं मेरे, और बाज़ बातें ऐसी बोलती हैं जो बाद में होती हैं। ये फरमाइए कि पीछे मुड़ के आप देखें ऐसी चीज़ जो आप सोचते हो अगर मौका मिले मैं तो मैं यार बासित इसको डिलीट कर दूं। अपने कुलीग को चांटा मार दिया था, वो बहुत बड़ी जाति करी थी, बाद में मैंने माफ़ी मांगी थी। अगर आपको अफसोस होता है कि काश बहुत वो, ज़्यादा, काश वो डिलीट कर सकते। बहुत बहुत ज़्यादा। वो अब तो मेरा दोस्त है, वो दोस्त तो पहले भी था, और उस चांटे के बाद ही लोगों ने चांटे मारने शुरू कर दिए थे, और दूसरी जगहों पे सियासत में भी। तो और कितना अरसा हो गया इस बात को? मेरा ख्याल है 12 साल तो हो गए होंगे। मगर आज भी आपको रंज है उस बात? हाँ हाँ, 100%।